नमस्कार, घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बता देते हैं। शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक आज है। थोड़ी देर में लोक भवन में यह प्रेजेंटेशन बैठक होगी। यूपी पीएससी की नई वेबसाइट की कल होगी लॉन्चिंग। यूपी में योगी सरकार जल्द बनाने जा रही है शिक्षा आयोग। उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव संघ सीएम योगी की यह बैठक है। उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा को लेकर नए बदलाव पर चर्चा की जाएगी। तो बड़े स्तर पर हो सकते हैं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा में बदलाव। तो थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी। तो लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा में नए बदलाव की चर्चा होगी। बड़े स्तर पर माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा में बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी ही देर में लोक भवन में शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में ये प्रस्तुतिकरण बैठक लेते हुए, प्रेजेंटेशन बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तो यूपी पीएससी की नई वेबसाइट की कल लॉन्चिंग होगी। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, एक बार फिर से देखिए, शिक्षा को लेकर किस तरह गंभीर है सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार ऐसी तस्वीरें हमने देखी है और अब इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रेजेंटेशन बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग को लेकर खास तौर पर खासा ध्यान दे रहे हैं। यही एक वजह है, कभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से डीजी एजुकेशन जो नियुक्त किया गया, उसको दोनों विभागों का चार्ज दिया गया। पहले जो डीजी एजुकेशन था वो सिर्फ बेसिक शिक्षा का था, लेकिन अब बेसिक और माध्यमिक दोनों का डीजी एजुकेशन एक ही होगा। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नया पद बनाया था जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा को तैनात किया था, लेकिन अब बेसिक और माध्यमिक दोनों को एक साथ लिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार उसमें और अमेंडमेंट करने जा रही है, शिक्षा आयोग का गठन करने जा रही है, जो विभिन्न मामलों को लेकर शिक्षा के स्तर में सुधार, शिक्षा में नई प्रणाली किस तरीके से लागू की जाए, साथ ही साथ विद्यार्थियों और जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाए, बहुत सारी इन चीजों को लेकर कहीं न कहीं ये आयोग काम करेगा। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रस्तुतिकरण बैठक है जिसको आज अब से थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाए, जिसमें बेसिक से लेकर माध्यमिक तक के सभी जो स्कूल हैं उसमें सभी सुविधाएं मिले, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। जिसमें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने से लेकर विद्यार्थियों और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी। खासतौर पर कोशिश होगी कि व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के जरिए कहीं न कहीं छात्रों को स्किल्ड किया जाए, उसके लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आयोग खासा महत्वपूर्ण होगा, उसको लेकर एक प्रस्तुतिकरण बैठक है जो कि मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। बिल्कुल, दूसरी बैठक मुख्यमंत्री 11 बजे करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट लॉन्चिंग से पहले एक प्रस्तुतिकरण बैठक है कि इस वेबसाइट के जरिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपना एनरोलमेंट करा सकेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलने वाली विभिन्न भर्तियां, रिक्तियों की जानकारी होगी, किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं और सरकार की पूरे एक साल का चार्ट भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर पर ये अभ्यर्थियों के लिए खासा महत्वपूर्ण होगी, वो भर्तियां जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए होती हैं। तो उसकी लॉन्चिंग से पहले एक प्रस्तुतिकरण बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री की एक दूसरी अहम बैठक है जो कि सड़क सुरक्षा को लेकर है। वो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि सड़क हादसों को कम किया जाए। क्योंकि पूरे अगर हम देश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो कहीं न कहीं सड़क हादसों में हो रही हैं, जो कि दूसरे किसी भी बीमारी या अन्य कारण से काफी ज्यादा हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये सड़क सुरक्षा की बैठक करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के परिवहन प्रमुख सचिव समेत कई अफसर मौजूद रहेंगे। जी
बिल्कुल एसके, और देखिए इस दौरान सबकी नज़र है कि इस प्रेजेंटेशन में क्या कुछ रहने वाला है। एसके, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह की ये प्रेजेंटेशन रहेगी, अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ खाका तैयार किया जाएगा इस दौरान इस प्रेजेंटेशन में? बिल्कुल, अगर हम इस प्रेजेंटेशन की बात करें तो दो महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन बैठकें हैं, जिसमें से एक बैठक हमसे थोड़ी देर बाद है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग को लेकर है, जिसमें कोशिश होगी कि अगर शिक्षकों से जुड़ी हुई कोई समस्या है या उनके जो सेवा संबंधी कोई समस्याएं होती हैं तो उनको अपनी समस्या के समाधान के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ता है। लेकिन शिक्षा आयोग के गठन के बाद कहीं न कहीं शिक्षकों से जुड़ी हुई, चाहे उनकी वेतन विसंगति के मामले हों, उनकी प्रोन्नति के मामले हों या उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई के मामले हों, शिक्षा आयोग के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की शिक्षा में नवाचार कैसे किया जाए, उसमें चीजों को बेहतर कैसे किया जाए, जो नई प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई जाए, जिसमें खास तौर पर उनको स्किल्ड बनाने पर जोर दिया जाए, ताकि न केवल वो शिक्षा प्राप्त करें बल्कि अपने इच्छुक विषय में, जिसमें भी वो अपना मन रखते हैं, ऐसे किसी भी विषय में उनको स्किल्ड किया जाए ताकि शिक्षा के साथ ही वो स्किल्ड हो सके। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं जो शिक्षा आयोग होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी राय समय समय पर देगा और उस राय का इंप्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में कराने की कोशिश होगी। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठा चुकी है, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ही बेसिक और माध्यमिक दोनों का चार्ज दिया गया है। मतलब दोनों के जो महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो डीजी एजुकेशन के जरिए लिए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया था। सीधे तौर पर अगर हम दूसरी बैठक की बात करें जो कि 11 बजे है, तो इस प्रस्तुतिकरण में वो चीजें बताने की कोशिश होगी कि जो ये वेबसाइट लॉन्चिंग है वो उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले वो अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, जो आरक्षण सिस्टम है वो दूसरे प्रदेशों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए क्या होगा, जो पूरे साल भर में भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए से निकाली जाएंगी, उनको अभ्यर्थी किस तरीके से भर सकते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी एक बार आवेदन करता है तो उस आवेदन पर ही वो आगे के अपने सारे फॉर्म्स सबमिट कर सके, उसको हर बार एक नया आवेदन ना करना पड़े। तो इन बहुत सारी चीजों की जो व्यवस्था है वो इस वेबसाइट के जरिए दी जाएगी, जिसको लेकर ये प्रस्तुतिकरण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे कि इस वेबसाइट के जरिए क्या क्या चीजें और कौन कौन सी सेवाएं अभ्यर्थियों को मिलेंगी और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई जानकारियां क्या क्या चीजें इस पर उपलब्ध रहेंगी, जो कि प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी संगठन की बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक को ले रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता सोशल मीडिया टीम की ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। यूपी बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा होगी। आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी है और इस दौरान बीएल संतोष इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार बैठकों का दौर कल से देखने को मिल रहा है। 3 सत्रों की ये बैठक कल हुई, जहां तमाम पदाधिकारियों, संगठनात्मक कार्यकर्ताओं इनसे मुलाकात कर बैठक कर चर्चा हुई। तो आज भी ये बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष हैं, उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और संगठन को किस तरह और मजबूत करना है, 2024 में किस तरह की रणनीति बनानी है और उन सीटों पर खासकर जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपना जोर आजमाइश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो सीटें अभी तक बीजेपी के पाले में नहीं आई है और इसी को देखते हुए लगातार ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार बीएल संतोष लगातार बैठकें ले रहे हैं। कल 3 सत्रों की ये बैठक हमने देखी। आज किस तरह से इस बैठक का पूरा ब्यौरा रहने वाला है, क्या खाका रहने वाला है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए ऋतु, आज दूसरा दिन है जब बीएल संतोष यहाँ पे लखनऊ के प्रवास पे हैं। आपको बता दूं कि लगातार 3 चरणों की कल बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उसके बाद आपको बता दूं कि जो
जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी थे उनकी बैठक हुई थी, और देर शाम मोर्चों की बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक हुई थी। आज आपको बता दूं कि सुबह करीब 11:30 बजे का समय दिया गया है, जब जिला कार्य समिति की बैठक निराला नगर के जावा क्षेत्र वहां पे लेंगे। इसके बाद करीब 12:30 बजे का समय दिया गया है, जब मीडिया जो प्रवक्ता और प्रदेश के पैनलिस्ट हैं उनके साथ बैठक लेंगे बीएल संतोष। के बाद देर शाम आईटी सेल और मीडिया की जो सोशल मीडिया टीम है उसके साथ बैठक लेंगे। तो आज के दिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल 3 चरणों में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, आज फिर से 3 चरणों की बैठक की गई है, जिसमें करीब 2-2 घंटे का समय दिया गया है। जिस तरीके से रणनीति बनाने के लिए 2023 में ही हमने देखा था, दूसरे दिन से जो केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं आपको लखनऊ के दौरे में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के दौरे में दिख रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश की अहमियत आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश की अहमियत रहती है। 80 सीटें हैं यहाँ पे, और जो आपको बता दूं 2019 में उन सीटों पे ज्यादा काम किया जा रहा है जो 2019 में जो 14 सीटें आप हार गए थे और 24,000 बूथ जो आप हारे थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, उन बूथों पे, उन सीटों पे और ज्यादा मेहनत करने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार बूथ स्तर पे लेके पन्ना प्रमुखों के साथ लेके जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे अमल पाया जाए, कैसे उनको क्रियान्वित किया जाए, उसको लेके भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि 2024 का जो मिशन 2024 है, हालांकि पहले जब निकाय चुनाव की प्रस्तावित डेट थी कि जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं, तो सेमीफाइनल से लड़ाई भी लगी भारतीय जनता पार्टी पर। अब माना जा रहा है कि सेमीफाइनल से पहले फाइनल की लड़ाई में लगती नजर आ रही है, तैयारी में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं जो कमान है वो शीर्ष नेतृत्व ने संभाला है, और आगामी जनवरी में आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत पकड़ रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं थिंक टैंक भी बोला जाता है, तो वो भी यहाँ पे उनके प्रस्तावित दौरे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2023 की जो शुरुआत है वो 2024 तक अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि उन सीटों पर लगातार अब कब्जा बनाया जाए जिन सीटों पर बीजेपी अभी बहुत दूर है। मनीष, इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया जो बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए मायने रखता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कहीं ना कहीं एक नई रणनीति सोशल मीडिया की टीम के साथ नजर आएगी बीजेपी की। देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले तो आपका ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन का ज़माना है। लोग उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन जो चीज़ें होती हैं वो आपके स्मार्टफोन से होती है, आपके सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं, आपके ट्विटर हैंडल्स होते हैं, आपकी जो तमाम चीज़ें होती है जो सोशल मीडिया के द्वारा आप पहुँचा सकते हैं, वो आम जन तक सुविधाजनक समय और बहुत कम समय में पहुंचाने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं मीडिया सेल हमने देखा था, आईटी सेल है, जिस तरीके से नमो मोदी का कैंपेनिंग हो, चाहे मोदी मोदी हो, चाहे हर घर मोदी हो, चाहे योगी मोदी हो, चाहे उपयोगी योगी प्लस यूपी उपयोगी की बात हो, तो ये जब पूरा ट्रेंड किया गया था, इसको कहीं ना कहीं हमने देखा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहा था। तो उसी तरह से जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल के जो आप देखेंगे सोशल मीडिया जहाँ इतना ज्यादा पैर फंसा चुका है उसमें, तो कहीं ना कहीं उसको लेके और मीडिया से जिस तरीके से विपक्ष के जो सवाल हो रहे हैं, जो घेरे जा रहे हैं, उनको लेके रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से मीडिया पैनलिस्ट और मीडिया प्रवक्ता हैं वो कैसे उनके जवाब देंगे, आगामी चुनाव को लेके जो रणनीतियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको लेके आप अपने सरकार का, अपने संगठन का पक्ष कैसे रखेंगे, इनको लेके भी तमाम मार्गदर्शन दिए जाएंगे। और मिशन 2024 के लिए आगे की जो टीम है, जो कोर टीम है, जो माना जा रहा है संगठन के बदलाव के बाद मीडिया के पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, सोशल मीडिया और आईटी टीम जो है, उसको लेके भी जो रण है 2024 का मिशन है, उसके रण की तैयारी के लिए अपनी जो प्रमुख तैयारी है उसको लेके आज मार्गदर्शन दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि जिस तरीके के जो पहले काम दिए गए थे उनकी समीक्षा भी की जाएगी, और आगे आने समय में 2024 के रोड मैप के लिए जो प्रिंट तैयार किया जा रहा है उसको लेके भी आज जो मार्गदर्शन है वो देते हुए नजर आएंगे बीएसएल। ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। मिशन 2024 की कमान संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी महीने करेंगे यूपी का दौरा। 15 या 16 जनवरी को हो सकता है अमित शाह का दौरा। लोकसभा सीट अंबेडकर नगर और श्रावस्ती का दौरा कर सकेंगे शाह। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित दौरा है। तो 15 या 16 जनवरी को अमित शाह का दौरा होगा और इसके बाद जेपी नड्डा का दौरा होगा। मिशन 2024 की अब कमान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में। तो इसी महीने यूपी के दौरे में
गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 15 या 16 जनवरी वो तारीख निश्चित की गई है जब अमित शाह दौरे पे होंगे। लोकसभा सीट अंबेडकर नगर और श्रावस्ती का दौरा कर सकते हैं शाम। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित दौरा है। तो आने वाले 2024 की तैयारी में देखिए अब लगातार बीजेपी जुटी हुई है। जहां एक तरफ बैठकों का दौर है तो दूसरी तरफ अब कमान गृह मंत्री ने संभाली है। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से लगातार जिक्र किया जा रहा है कि 2024 की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटा हुआ है, एक तरफ बैठकों का दौर देख रहे हैं और अब जिस तरह से 2024 की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है और इनका दौरा भी प्रस्तावित देखा जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी दौरे पर पहुंचेंगे। रितु, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हम बता रहे हैं कि मिशन 2024 को लेके भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग है, ये आपको 2023 के दूसरे दिन से आपको देखने को मिल गया जब आपने देखा कि बी एल संतोष जो कि संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वो आके 2 दिवसीय प्रवास पे रहते हैं। आपके 10 दिन बाद बीतेगा, करीब 15-16 तारीख को प्रस्तावित दौरा है अमित शाह का, जो कि थिंक टैंक मानते हैं और उनकी बीजेपी पे जो यूपी बीजेपी में जो यूपी की सीटों पे जो उनकी नजर रहती है, जो पकड़ है, वो किसी से छूती नहीं है। 14 में हमने देखा था, 2014 में जब यूपी की कमान संभाली थी गृह मंत्री ने और लगातार हमने देखा था किस तरीके से बूथ कैंपेनिंग के साथ अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया था। उसी के बल पे हमने देखा था 73 सीटें लाई थी। उसके बाद जिस हिसाब से 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में कमल खिलने का जो क्रम है वो क्षमता 2022 तक जारी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह और उनकी जो प्रस्तावित दौरे हैं वो अंबेडकर नगर और श्रावस्ती के ये 2 सीटें हैं जिसपे बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा था और यहाँ पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला था। तो उनकी जो सबसे अहम चीज देखेंगे, अगर आप जिस तरीके से अमित शाह जो काम करते हैं, अमित शाह का जो काम करने का ढंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस मिशन पे हैं, किस तरीके से आपको काम बांटा गया। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो 2023 का दौरा रहेगा उन 2 जिलों में है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2024 के पहले आपको उन सीटों पे काम करना है, उन 14 सीटों पे काम करता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। सबसे बारीक नजर है। उसके बाद माना जा रहा है कि जनवरी के लास्ट तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी उत्तर प्रदेश के प्रवास पे आएंगे। तो माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो 2000 हालांकि 2024 में जरूर चुनाव ऋतु पर 2023 की ठंड में आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट महसूस होती नजर आ रही है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात बुलंदशहर की करेंगे। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई है मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाश ढेर हुए हैं। तो ज्वेलरी शॉप में लूट के आरोपी थे दोनों बदमाश। थाना पहाउसू में 50,000 का इनामी ढेर तो मोहम्मद अब्दुल से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को गोली भी लगी है। दूसरी मुठभेड़ कोतवाली नगर में हुई है। इनामी बदमाश आशीष पुलिस की गोली से ढेर हुआ है तो एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। 50-50 हजार के इनामी हैं दोनों बदमाश। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है और देखिए दोनों ही ज्वेलरी शॉप पर किस तरह चोरी को अंजाम दिया था और चोरी कर फरार हो गए थे ये आरोपी। पूर्व थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी जिसमें कि 2 लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग करी थी और कुछ सामान लूट कर ले गए थे। इस घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इन दोनों अभियुक्त पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था और ये दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी थे जिनका पूर्व का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कल देर रात्रि एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि आशीष नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता बुलंदशहर से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, 2 इनामी बदमाश के ढेर हुए हैं और क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में एक दिन दहाड़े एक लूट हुई थी बुलंदशहर के दमेरा अड्डे पर, जिसमें तो बड़ी चुनौती थी बुलंदशहर की पुलिस को। 7 टीम एसएसपी श्लोक कुमार की तरफ से लगाई गई थी। दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान पर ज्वेलर्स व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर ये दोनों ही बदमाश सात्विक तरीके से यहाँ से फरार हो जाते हैं और 7 टीम इसमें काम कर रही थी। न्यूज 1 इंडिया ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, जिसको लेकर बुलंदशहर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में देर रात को मुठभेड़ हुई है। इन पर 50,000 रुपए का इनाम था, एक आशीष अब्दुल पे, जिसको लेकर बुलंदशहर एसएसपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। दोनों को मुठभेड़ के दौरान ढेर हो चुके हैं, इनकी मौत भी कंफर्म हो चुकी है। और जिस तरीके की बुलंदशहर पुलिस को जो चुनौतीपूर्वक खुलेआम इन्होंने चुनौती दी थी, उस चुनौती को लगातार बुलंदशहर के एसएसपी लगातार इस पर काम कर रहे थे और एक दोनों ही अलग अलग थाने क्षेत्र में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे, जिसको चलते बुलंदशहर पुलिस ने की गोली से ये घायल हो गए थे और उपचार के दौरान को मौत हो गई। और जिसमें से एक पुलिस को भी घायल होने की सूचना मिली है और एक पुलिस कर्मी के भी पैर में गोली लगी, तो जो बड़ी घटना अंजाम देने जा रहे थे पुलिस पे भी इन्होंने फायरिंग करी। एक पुलिस को जो घायल लगे उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और दोनों ही बदमाश पर करीबन 50,000 रुपए का इनाम था। ये नोएडा जैसे क्षेत्र में भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे चुके थे। करीबन इन पर अपराधी रिपोर्ट बताया जा रहा है, जिस अपराधी रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर पुलिस ने इन्हें देर रात को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी को देने के लिए। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश सलमान उर्फ राजू गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। लूट चोरी जैसी कई मामलों में शामिल है घायल बदमाश। तो चरथावल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ये मुठभेड़, तो बदमाश से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चरथावल की चौकी एलावलपुर पर रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस से चकमा देकर वो फायरिंग करते हुए कसियारा की तरफ भागे। पुलिस पार्टी के द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हुआ। क्या क्या बरामद हुआ है? जो बदमाश घायल हुआ है उससे एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा। और अधिक जानकारी के साथ सचिन जौहरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बड़ी सफलता, मुठभेड़ में बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। जी, एक बड़ी सफलता मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली है। देर रात पुलिस के पास सूचना थी कि कुछ बदमाश यहां से गुजरेंगे। पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी, तभी वहां से ये बाइक पर 2 बदमाश निकले। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। सलमान उर्फ राजू ये घायल बदमाश बताया जा रहा है। बड़ा ही शातिर बदमाश है, जिस पर आधा दर्जन के करीब मुकदमे हैं। लूट, चोरी, डकैती, इस तरह के मुकदमे हैं। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जी ठीक है सचिन, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब बात एटा की करेंगे, जहां छेड़छाड़ का विरोध करना महिला को पड़ा भारी। मनचले युवक के परिजनों से शिकायत करने पर महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला को अकेला देख मनचला युवक घर में घुसा। विरोध करने पर महिला के साथ युवक ने की मारपीट। मनचले युवक की भाभी और साथियों ने मौके पर पहुंचकर महिला के साथ की मारपीट, तो पड़ोसियों ने पहुंचकर बचाई महिला की जान। महिला की आई गंभीर चोट, मुंह से खून और आने पर परिजनों ने मेडिकल में कराया भर्ती। तो थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव चिलासनी का ये पूरा मामला है। लड़ाई कोई बात ना। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एटा से हमारे आरबी द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आरबी, इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ स्थिति, क्या जानकारी, अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर? जी ऋतु, आपको बता जाऊंगा, एटा जनपद के थाना देहात कोतवाली के चिलासनी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्ष जो आकर के आपस में लड़ जाते हैं। पता लगता है कि एक महिला को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया और उसी जगह जो है जो
मंचले थे उनके साथी और परिजनों ने जो है एक महिला के साथ में बहुत मारपीट की गई है, जिसमें गंभीर घायल है और गंभीर हालत में उसको जो है जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिट करा दिया गया है। वही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, उन्होंने उसको एडमिट कराया गया है। पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से मंचले जो है एक महिला को जो है छेड़ने के बाद में और उसको जो है विरोध करना पड़ा और उसकी वजह से जो काफी गंभीर चोट आई है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरबी द्विवेदी इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम को मिली है बड़ी सफलता। अंतरराज्यीय हनी ट्रैप गैंग के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से पैसे की वसूली करते थे। हनी ट्रैप के शिकार युवक ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हनी ट्रैप के जरिए युवक से हुई थी 28,74,000 की वसूली। क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों से वसूलते थे रुपए। यूपी समेत कई राज्यों में फैला था यह हनी ट्रैप नेटवर्क। तो जांच के क्रम में ये सामने आया कि जिसमें कुछ अन्य व्यक्ति प्रकाश में आए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। अशोक कुमार सन ऑफ वीर सिंह, ये झज्जर, जिला झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं। और भगवत प्रसाद सन ऑफ किशोरी लाल, ये पैठा गांव के, जनपद मथुरा के रहने वाले हैं। ये 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इन 2 व्यक्तियों ने पूछताछ में बताया कि इनके साथ अन्य लोग भी हैं जो कि नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से अकाउंट खुलवाते हैं और इस अकाउंट का प्रयोग वो इसी तरह से ब्लैकमेलिंग करने या हनी ट्रैप करने, इस तरह की चीज़ों में वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी वास्तविक पहचान छिपी रह सके। इस आधार पर उन्होंने पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें हरियाणा के जिंद पुलिस के द्वारा इनको जेल भी भेजा गया था। कुछ व्यक्ति इनके जेल से कुछ समय पहले भी बाहर निकले और फरार हो गए और फिर से ये काम कर रहे हैं। तो जांच